हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, टेंसेस, सब कुछ टेस्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक में अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजर डैश द एम्प्लॉयज़ टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स ऑन टाइम। वर्ब है हमारा इंस्ट्रक्ट करना। तो द मैनेजर ने इंस्ट्रक्ट करा एम्प्लॉयज़ को कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो टाइम पे जमा करिए। एक चीज़ हमें देखनी है कि टू सबमिट ये इन्फिनिटिव फॉर्म में हो गया कि जब आपने इंस्ट्रक्ट किया है किसी को तो उसके बाद का जो एक्शन होगा वो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ऑप्शंस क्या है हमारे? द मैनेजर इंस्ट्रक्ट, ऑप्शंस में से हमें एलिमिनेट करना है अब यहाँ पे। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? नाउन होता है, लेकिन हमें वर्ब चाहिए यहाँ पे, तो इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्टिंग क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म से पहले इज, एम, वॉज, वर लगना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्ट बेस फॉर्म है वर्ब का। जब बेस फॉर्म होता है तो वो टू के साथ होता है, तो यहाँ पे टू नहीं है, तो इसलिए इंस्ट्रक्ट भी नहीं हो सकता है। अपना करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रक्टेड, जो पास्ट टेंस में यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज डैश अ टैलेंटेड सिंगर दैट शी वन अ कॉम्पिटिशन। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था जनरली कि दैट के साथ एक सो का कॉम्बिनेशन बनता है कि सो समथिंग दैट समथिंग, कि कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, फॉर एग्जाम्पल। तो एक यहाँ पे कॉज आता है और दूसरा उसका एक इफेक्ट आता है। लेकिन सो जब यूज़ होता है जब आपका सामने एडजेक्टिव हो। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन अ टैलेंटेड सिंगर जो है ये बनता है एक नाउन फ्रेज बनता है। ये एक वर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड होता, शी इज़ टैलेंटेड, तो होता शी इज़ सो टैलेंटेड। तो क्योंकि टैलेंटेड खाली एडजेक्टिव की तरह काम देता है, लेकिन जब यहाँ पे पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया अ टैलेंटेड सिंगर, तो नाउन फ्रेज के पहले सो नहीं लग सकता है, टू भी नहीं लग सकता है, वेरी भी नहीं लगता है, सिर्फ सच लगता है। तो शी इज़ सच अ टैलेंटेड सिंगर दैट शी वन द कॉम्पिटिशन। आपको ध्यान देना है कि जब दो पार्ट्स बन रहे हो सेंटेंस के कि वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसने कंपटीशन जीत लिया, तो अगर दैट के साथ तो या तो सो होगा या सच होगा। अगर सिर्फ एडजेक्टिव होगा तो सो हो जाएगा। अगर एक ऐसा नाउन बनाने वाली चीज़ होगी अ टैलेंटेड सिंगर, किसी एक नाउन की बात कर रहा है, तो सच होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 3, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट डैश वी रीच्ड द स्टेशन। अब क्या है, हमें यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, हमें एक्शन का ध्यान देना होता है वर्ब्स में। तो यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं। एक्शन 1 क्या है? ट्रेन जा चुकी थी। और दूसरा एक्शन बोल रहा है कि हम जब स्टेशन पहुँचे। तो एक्शन 1 जो था ट्रेन का निकल जाना, वो एक्शन 2 से पहले हो रहा है। एक्शन 2 है हमारा जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। तो एक्शन 1 जब एक्शन 2 से पहले हो जाता है तो वर्ब टेंस में एक्शन 1 में पास्ट परफेक्ट लगता है। तो जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है हैड लेफ्ट, तो ये एक्शन 1 था हमारा कि ट्रेन जा चुकी थी। दूसरा एक्शन था हमारा कि हम स्टेशन पहुंचे। तो अब हमारे को एक सीक्वेंस बनाना है यहाँ पे। तो सीक्वेंस बनेगा बिफोर यूज करके कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। बिफोर मतलब किसी चीज़ से पहले होना, किसी दूसरी चीज़ का। तो वेन नहीं होता है, एज सून एज भी गलत है, और आफ्टर भी यहाँ पे फिट नहीं हो सकता है, सिर्फ बिफोर फिट होगा क्योंकि ट्रेन पहले जा चुकी थी हमारे पहुंचने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर। वो पार्टी में जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, मतलब जिद कर रही थी, इवन अगर मौसम खराब था तब भी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक ये जो वर्ब है इंसिस्टेड, तो इंसिस्टेड के बाद नॉर्मली ये फॉलो होता है ऑन।
और उसके बाद जो वर्ब का ing फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद ही रखना है, इंसिस्टेड ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिस्टेड आएगा ऑन और गोइंग ing फॉर्म आ गया है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है। इंसिस्टेड विद, इंसिस्टेड फॉर और इंसिस्टेड एट फिट नहीं होता इंसिस्टेड के बाद, सिर्फ इंसिस्टेड ऑन डूइंग, गोइंग, स्लीपिंग, टॉकिंग, कोई भी ing फॉर्म का वर्ब तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है इंसिस्टेड के बाद में। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। अब आपको रूल्स पढ़ने हैं तो मेरे ही चैनल पे कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो है, उसमें 3-4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस जो बनते हैं प्लस विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए है। आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन हमें देखना है, ये पास्ट की बात हो रही है, ये किसी पास्ट की चीज़ की बात है। अगर उसने पढ़ाई कर ली होती मेहनत से तो वो एग्ज़ाम पास कर गया होता। तो जब पास्ट में होता है तो इफ़ के साथ ये थर्ड कंडीशनल वाला सेंटेंस बनता है, तो उसमें यहाँ पे हैड स्टडीड आता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इफ़ के बाद जो वर्ब आता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है हमारे को, और उसके बाद जो आता है वो वुड हैव करके बनता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप कंडीशनल वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएंगे कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव, ये एज ए रूल होता है जब आपके पास्ट के इफ़ कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं। तो हैड स्टडीड होगा, स्टडीज़ नहीं, स्टडीड नहीं, इज स्टडिंग नहीं। अब पास्ट परफेक्ट तो आई होप आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इज स्टडिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, स्टडीड सिंपल पास्ट है, स्टडीज सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा, द बुक दैट यू लेंट मी डैश वेरी इंटरेस्टिंग। जो किताब तुमने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब वर्ब जो है वो पास्ट की बात करने वाला है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ब ढूंढना है। हमने कैसे पता लगाया कि ये पास्ट है, कौन सा कीवर्ड था, ये है लेंट। लेंड का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है लेंट। द बुक दैट यू लेंट मी, तो हमने इस कीवर्ड से पता लगाया कि ये पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे पास्ट में कौन सा है, वर तो पास्ट का है लेकिन प्लूरल के लिए होता है इसलिए गलत है। इज प्रेजेंट सिंगुलर है इसलिए गलत है। आर प्रेजेंट प्लूरल है इसलिए गलत है। वॉज जो है वो सिंगुलर और पास्ट का होता है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वॉज। अब सिंगुलर क्यों लिया हमने, क्योंकि हम एक बुक की बात कर रहे हैं, द बुक, तो सिंगुलर में ही हमें पास्ट का ढूंढना है। ये तीनों आप आई होप आपको अब तक याद हो गए होंगे कि ये गलत होंगे। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे क्या है, दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है कि वो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट क्वालिटी 1, फिर एक और चीज़ की बात हो रही है वेरी हार्ड वर्किंग क्वालिटी 2। तो जब दो क्वालिटीज़ की बात होती है और नॉट ओनली वाला फ्रेज हमारा चल रहा होता है तो यहाँ पे क्या आता है, बट ऑल्सो। ये भी एक रूल है, इसमें कोई अलग नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे वो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो हिंदी में भी हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, राइट। तो हिंदी में लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, तो इंग्लिश में वो बट ऑल्सो वेरी ये हार्ड वर्किंग। तो एंड नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, क्योंकि नॉट ओनली वाला एक फ्रेज चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब आपको ये दिख जाए तो ये भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, ही इज़, अगर सिर्फ होता ही इज़ इंटेलिजेंट
तो एंड लग सकता था, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे एंड ठीक रहता, बट क्योंकि नॉट ओनली वाला स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, तो हमें बट ऑल्सो लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। आई डैश टीवी व्हेन माय मदर कॉल्ड मी फॉर डिनर। अब ये हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं टीवी देख रहा था जब मेरी मदर ने मुझे खाने के लिए बुलाया, तो एक पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही थी जब दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई। तो जब पास्ट में कोई एक्टिविटी हो रही होती है और उसके सेम टाइम पे दूसरा कुछ शुरू होता है, तो पहली एक्टिविटी में हमें पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना होता है। तो ये आई डैश टीवी व्हेन माय मदर कॉल्ड। अब कॉल्ड से हमने ये पता लगा लिया कि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में बोल रहा है कि मैं टीवी देख रहा था जब मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, तो टीवी देख रहा था अगेन हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। तो कंटिन्यूअस में यहाँ पे क्या आएगा, वॉज वॉचिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज्ड सिंपल पास्ट है इसलिए गलत है, वॉच इन्फिनेटिव फॉर्म है इसलिए गलत है, हैड वॉच्ड पास्ट परफेक्ट है इसलिए गलत है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म चाहिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट डैश द डेडलाइन। अब ये हम देख सकते हैं कि विल यूज हुआ है। विल मतलब किसी फ्यूचर एक्शन की बात होने वाली है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे डेडलाइन से पहले। अब इनमें से कोई सा वर्ड है जो बोलता है कि उससे पहले कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी या उस तक का कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंस तो पास्ट सी चीज़ होती है कि ये चीज़ तब से होती आ रही है, फॉर होता है कि इतने टाइम के लिए होती आ रही है, अनटिल और बाय ये दो वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि फ्यूचर में जब तक कोई चीज़ होने वाली है। लेकिन जब हम ऐसी एक्शन स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं तब हम यहाँ पे लगाते हैं बाय, कि इस टाइम तक, इस समय तक कोई काम अगर ख़त्म होगा तो आपको वहाँ पे लगाना होता है बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 ईयर्स। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ 5 साल से काम कर रही है, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन हमने बताया। इनमें से जो हमारा है वर्ड जो है वो टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड होगा। 5 ईयर्स क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है ना। टाइम ड्यूरेशन मतलब कि कुछ समय की बात हो गई है ना, 5 साल की बात हो गई है। सिंस आपको पता है कि जब एक स्पेसिफिक डेट होती है, अगर यहाँ पे होता 2012 या कोई डेट होती 15 जैन 2020, अगर कोई स्पेसिफिक होता कि इस तारीख से या इस साल से या इस महीने से होता तो सिंस यूज़ होता। फ्रॉम नहीं हो सकता है, फ्रॉम मतलब भी इस टाइम से किसी ने काम शुरू किया हो, लेकिन ड्यूरेशन के लिए नहीं होता फ्रॉम, और एट भी नहीं होता। तो यहाँ आएगा फॉर। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो 5 साल से यहाँ पे काम कर रही जा रही है। तो जब भी ड्यूरेशन की बात होती है तो हमें फॉर ही लिखना होता है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चंस हो गए, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में।